हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 7 केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम लोग आज बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था जो आपके सिलेबस में था और उससे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ही कम। ज्यादातर 99% जो क्वेश्चन बनते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और जेईई मेंस, एडवांस और नीट हर एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम लोग एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे जैसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और वो इक्वेशन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ में नोट्स पढ़ाते चलिए जिससे कि हर कंसेप्ट आपको क्लियर होता चले। तो देखिए भाई, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? अरे भाई, वो रिएक्शन जिसका रेट किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे तो उसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी पे डिपेंड ना करे तो जीरो, एक पे डिपेंड करे तो फर्स्ट, दो पे डिपेंड करे तो सेकंड, तीन पे डिपेंड करे तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। आप कह सकते हैं रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the first power of the concentration, first power of the concentration of reacting substance। ये होता है यानी rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of reacting substance। यानी जो rate of reaction है वो directly proportional to है first power of the concentration of reacting substance। जैसे हम एक एग्जाम्पल बना देते हैं R, this change into product, ये मान लीजिए रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। देखिए रिएक्टिंग सब्सटेंस है, उसी की फर्स्ट पावर हो गया और इसे प्रोपोर्शनल को इक्वल में किया तो रेट इज इक्वल टू के और यहां पे आ गया आर। ये रेट इक्वेशन क्लियर? अच्छा, अब देखिए दूसरी बात आती है इसके एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिख देता हूं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ईस्टर जानते हैं ये होता है CH3COO2H5, ये एथिल एसीटेट है। यहां आप R कर सकते हो, R का मतलब एल्किल ग्रुप होता है, एथिल मेथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। अगर यहां पे हम हाइड्रोलिसिस करें वाटर से रिएक्शन और एसिडिक का मतलब HN, अगर यहां HN की प्रेजेंस दिखा दिया तो इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया और इस वाटर की एक्सेस अमाउंट होगी। तो जब रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो यहां पर हमें एसिड और इसके बाद एथिल अल्कोहल मिल जाता है, ये चीज प्राप्त हो। लेकिन यहां पे जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस पे, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ इस पे डिपेंड है। यानी आप कहोगे हम कैसे जाने? अरे भाई, हमने आपको 50 बार बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन को या रेट इक्वेशन को हम लोग एक्सपेरिमेंटली लिखते हैं।
ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे, इन दोनों का कंसंट्रेशन एक एक करके चेंज करेंगे, देखेंगे रिएक्शन किस पे डिपेंड है, किस पे नहीं डिपेंड है। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हम लोग कर लेंगे। तो रेट इक्वल टू आ जाएगा K और CH3COO, यहाँ पे एथिल एसीटेट, और वाटर का कंसंट्रेशन पावर 0 का मतलब 1 हो गया, खत्म। ये आपका जैसे थोड़ा आपको फील करा रहे हैं हम कि जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन आप समुद्र में कराने जा रहे हैं। समुद्र में क्या है, पानी बहुत है, ठीक। अब तुमने इसको डाल दिया तो रिएक्शन होगी। अगर इसकी ज्यादा अमाउंट डालोगे तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगी, कम डालोगे तो रिएक्शन धीमे से होगी, ठीक। अगर मान लो इसको डालने के बाद तुम समुद्र से पानी को थोड़ा कम कर दो, या थोड़ा पानी आप समुद्र में डाल दो, तो क्या रिएक्शन रेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। मतलब जब इसकी एक्सेस अमाउंट ले लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जितने भी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। और एक बात और याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यहीं पर OH आयन लिखते हैं यानी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन यहां एक्सेस और स्मॉल अमाउंट कुछ नहीं लिख के देते हैं। अगर OH आयन लिख दिया गया तो ये अब एक्सेस नहीं रहा। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों पे डिपेंड करेगी, तो यही रिएक्शन आपकी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, यानी H आयन की प्रेजेंस में फर्स्ट और OH आयन की प्रेजेंस में सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आइए। 2 में जब हम आएंगे तो यहां पर इन्वर्जन लिखेंगे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात करें, देखिए ये केन शुगर का फॉर्मूला है C12H2211 प्लस H2O, ये भी एसिड की प्रेजेंस में, और यहां पे आपको ग्लूकोज मिलेगा और यहां पे आपको फ्रक्टोज मिलता है। ये आपका क्या है, ग्लूकोज हो गया, ये क्या है, इसे हम लोग फ्रक्टोज। रेट ऑफ रिएक्शन केवल इसी पे डिपेंड है, इस वाटर पे नहीं है। तो ये भी रेट इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो रेट दिस इक्वल टू के ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर, बस वाटर पे डिपेंड नहीं। अच्छा, इन्वर्जन क्यों कहा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इसको हमने हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं कहा? हाइड्रोलिसिस तो है ही, लेकिन इसे इन्वर्जन नाम देना बहुत बढ़िया है। देखिए क्या है, थोड़ा हमें ज्योमेट्री उसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, ये आपका जो केन शुगर है, केन शुगर, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा, स्पेसिफिक रोटेशन जो इसका होता है, ये होता है +1.180, +180, मतलब इतने डिग्री से ये प्लेन पूरा स्लाइड को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ग्लूकोज का +52.4 डिग्री होता है, इसका -92 डिग्री होता है। अब बताइए, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला जो शुगर था, हाइड्रोलाइज होकर के रिएक्शन वाटर से कर करके आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया, अगर इसका रिजल्टेंट देखें रोटेशन तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसको अगर सम करो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला शुगर एक लिवोरोटेटरी वाले शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। जो हमें मिक्सचर मिल रहा है वो लिवोरोटेटरी वाला मिल रहा है, उल्टे की वजह से यहां इन्वर्जन आया, इसीलिए इसको हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो ऑर्गेनिक में है वहां पे हम आपको और डिटेल में समझाएंगे। इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, तो वो स्पेशली रोटेशन की वजह से ऐसा है। इसका एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में जब हम जाएंगे तो 3 में क्या होगा,
यहां पे जितने भी रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव जो होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके जितने भी हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है। कैसे भाई? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका न्यूक्लियस कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, उससे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकल करके एक स्टेबल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या रिएक्टेंट तो एक ही है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और उसके कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज करेंगे तो रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन है, जो रेट ऑफ डीके होने का प्रोसेस है, वो चेंज होगा। यानी केवल एक ही रिएक्टेंट, वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और उसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन होगा, जो रेट ऑफ डीके होगा, वो चेंज होगा। तो जितने भी रेडियोएक्टिव डीके होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। यानी याद रखिए, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है कहीं पे और डीके होता है, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन। नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को थोड़ा याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डिसोसिएशन ऑफ N2O5। अगर N2O5 है, ये डिसोसिएट होता है तो ये ट्वाइस NO और प्लस थ्राइस O2 में जाता है। लेकिन जो रेट इसका होता है, ये दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड है। अर्थात ये अब आपको ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो गया, और K, और यहां पर हम लिखेंगे N2O5 का, ये फर्स्ट ऑर्डर। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने थे जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के थे, जो कॉमन एग्जाम्पल बने। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो इक्वेशन बन के आएगी उसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती, सारे निर्भर कर लगते हैं। तो इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया आर दिस चेंज टू प्रोडक्ट, ठीक। यहां पे थोड़ा हमने मान लिया लेट जो आर नॉट है, ये हमारा हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, और यहां पे जो आर आया, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये आफ्टर टी सेकंड, यानी टी सेकंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और ये आर नॉट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक। अच्छा, इसको हमने इस तरीके से लाइन बना दिया। अब जरा इसमें रेट लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, उसी का रेट इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे रेट, तो रेट दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, K और R की पावर 1 हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, तो इसलिए रेट हमारा दिस इक्वल टू K और R की पावर 1 हो गया। अच्छा, दूसरी बात, इस इक्वेशन से हम रेट एक और लिख सकते हैं। आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको समझाया था, रेट इक्वल टू होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। तो वहां से हम लोग रेट लिखेंगे, तो इस रेट को लिख सकते हैं रेट दिस इक्वल टू माइनस। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, डिक्रीज के लिए माइनस होता है, तो माइनस dr अपॉन dt। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड हो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों रेट इसी रिएक्शन के लिए दोनों रेट है, और ये रेट इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से लिख दिया, तो माइनस dr अपॉन dt, दिस इक्वल टू हो गया k और इसके बाद r हो गया। बताइए, क्लियर?
आर को आप इधर ले आइए और dt को उधर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा बताइए? ये बन जाएगा डी आर अपॉन आर हो गया, और दिस इक्वल टू के, और यहां पे dt हो गया। क्लियर? माइनस इधर ले जाइए, या माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला यहां पे आ जाएगा, कंडीशन बन जाएगा डी आर अपॉन आर हो गया, और दिस इक्वल टू माइनस के और डी टी। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर यहां पे 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 का हम इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा डी आर अपॉन आर हो गया, दिस इक्वल टू यहां पर आ गया माइनस के और ये dt हो गया। लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ी सी बात आपको समझना है। वो क्या समझना है जरा देख लीजिए। अगर t इक्वल टू मान लो 0 है, तो 0 होने पर ये r जो होगा कंसंट्रेशन आफ्टर t सेकंड वाला, ये तुम्हारा r नॉट के इक्वल हो जाएगा। क्यों? जब टाइम 0 है तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है आफ्टर t सेकंड वाला, वो एक इनिशियल कंसंट्रेशन की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि भाई आफ्टर t सेकंड के बाद ही तो प्रोडक्ट बनेगा। यहां तो प्रोडक्ट 0 बनेगा क्योंकि t 0 है, तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर t है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम t को t कर दें, भाई t जब 0 था तो ये था, जब t को t कर दें आफ्टर t सेकंड, तो ये जो r जो कंसंट्रेशन है r रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन आपका r हो जाएगा। देखो ना, आफ्टर t सेकंड के बाद कंसंट्रेशन r हो गया। तो इसका मतलब जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन हमारा कितना है? r नॉट है। देखिए t0 r नॉट हो गया, और जब यहां टाइम t है तो तुम्हारा कंसंट्रेशन r हो गया, तो यहां पे हम लिखेंगे r। क्लियर? अब ये जो वैल्यू आप इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा log बेस e, और यहां पे r आएगा, और ये वैल्यू हमारे पूरा इस तरीके से हो जाएगा r नॉट, और यहां पे r, ये इसके इक्वल हो गया। और यहां पे इस माइनस के टी को आप इधर ले आएंगे, तो हम k बुलाएंगे तो माइनस के हो गया। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t, और यहां पे 0 और यहां पे t हो गया। क्लियर हो गया? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log बेस e, और यहां पे r, और इसके बाद माइनस क्या लिखेंगे? log बेस e r नॉट, दिस इक्वल टू माइनस के, और यहां पे लिख सकते हैं t माइनस 0। ये चीज हम लोग यहां से लिख सकते हैं। ये आ गया। अब इसी को और आप चाहे तो ये तो 0 कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया log बेस e और r हो गया, और दिस माइनस हो गया log बेस e r नॉट, दिस इक्वल टू माइनस के टी। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसकी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को। चलिए मैं इसको उधर ले गए तो क्या आ जाएगा? log बेस e r हो गया, दिस इक्वल टू माइनस के टी हो गया, प्लस log बेस e और r नॉट। इस इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ग्राफ हम लोग इसी से बनाएंगे, जो बहुत ही फेमस है, आपके एनसीईआरटी में बना है,
कई बार पूछा गया है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक चीज हम लोग और जानते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए कि यहां पर लॉग बेस ई दिस इक्वल टू 2.303 और लॉग बेस 10 होता है, यानी लॉग बेस ई 2.303 लॉग बेस 10 होता है। तो अगर हम लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2.303 और यहां पे लॉग बेस 10, ये आर आ गया, दिस इक्वल टू माइनस केटी हो गया, प्लस यहां लिखेंगे 2.303 और लॉग बेस 10 और यहां पे आर नॉट लिख दिया। अब इसी से पूरी क्वेश्चन में डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा लॉग बेस 10 और ये आर हो गया, और दिस इक्वल टू माइनस केटी अपॉन हो गया 2.303 और यहां पे प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, और लॉग बेस 10 और ये आपका आर नॉट। ये इक्वेशन भी बहुत ही काम की है, ये बहुत काम की है, ये दोनों इक्वेशन काम की, दोनों इक्वेशन एक ही। और अगर आप देखें जो ये इक्वेशन आपको मिल गई, यही इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के लिए। ये तो हम उसके कई वेरियस फॉर्म बना बना के दिखा रहे हैं, उसी को इधर ले गए, इधर ले गए, लॉग बेस टी को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो यही आ गई, लेकिन यहां से भी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस इक्वेशन से सॉल्व होगी, उस इक्वेशन को लिख के मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये तो आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आगे जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी, उस इक्वेशन को देखिए क्या है। ये इक्वेशन है ये, तो हमने इस इक्वेशन को लिखा। अब हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को इधर ले आए, तो ये नेगेटिव वाला किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, और इसको उधर ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास आया kt अपॉन 2.303, दिस इक्वल टू हमारे पास आ गया लॉग बेस 10 आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यहां पे लॉग बेस 10 और ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसके बाद हम आपको थोड़े से लॉग के फार्मूले बता देता हूं, इनको भी आप लोग समझ लेना, आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लिया हमने लिख दिया लॉग ए इंटू बी, अगर ये लिखा है, ये लॉग के कुछ फार्मूले हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर लॉग ए अपॉन बी लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। अब देखो लॉग बेस 10 अगर नहीं लिखा तो यहाँ पे माना जाता है, अगर कहीं पे लॉग लिख कर कुछ लिख दिया गया तो हम उसको बेस 10 मान लेते हैं, होता है, और लॉग बेस ई होगा तो ई जरूर लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लॉग ए की पावर बी अगर है तो ये किसके इक्वल होता है, बी इधर आ जाता है, ये होता है बी लॉग ए की हो गया। और एक फार्मूला बता देता हूं, लॉग ए इक्वल टू मान लो बी है और लॉग हटाना है तो यहां पे a इक्वल टू ई की पावर b हो जाता है, तो लॉग हट गया, इसको बोलते एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। अगर यहां माइनस होता तो यहां पावर माइनस में आ जाता, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी फार्मूले लॉग के कुछ होते हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी आगे। चलिए अब देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए लॉग बेस 10 ई नॉट आर नॉट इक्वल टू ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, kt अपॉन 2.303, ये लिख सकते हैं लॉग बेस 10 और यहाँ पे आर नॉट अपॉन आर लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला था, इसको हमने यूज कर लिया। थोड़ा लॉग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जो फार्मूला बना है उसमें लॉग है, तो लॉग की जरूरत पड़ेगी। यहां पर देखिए इस इक्वेशन में अगर हम इसको k लिख दें, ये वैल्यू ऊपर जाएगी 2.303 अपॉन p हो जाएगा, और इसके बाद यहां पे आ जाएगा लॉग बेस 10 और r नॉट अपॉन r, ये इक्वेशन।
इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन। यहां के क्या है, रेट कांस्टेंट है, टी क्या है, टाइम हो गया, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये आर जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड, यानी टी सेकेंड के बाद जो कंसंट्रेशन है वो तुम्हारा आर है। तो क्लियर, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल लगेंगे वो इसी फार्मूले से लगेंगे, और बोर्ड में कंपटीशन में इसी इंटीग्रेटेड रेट क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब देखिए इसी का हम एक दूसरा फॉर्म लेके आपको दिखा रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए आप लोग इस इक्वेशन को लिखा है ये, और इस इक्वेशन को हम यहां पे लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो लॉग आर है, बेस ई कर दिया, माइनस लॉग बेस ई आर नॉट हो गया, ये माइनस के टी हो गया। बताइए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, लॉग बेस ई ये आर अपॉन आर नॉट हो गया, दिस इक्वल टू माइनस के टी। इस लॉग को हटाएंगे तो हमारे पास आर अपॉन आर नॉट, दिस इक्वल टू हमारे पास e की पावर माइनस के टी, ये वाला फार्मूला है। इस वाले फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं, या आर दिस इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट e की पावर माइनस के टी। ये भी आपको जो है फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहते हैं। इसकी भी जरूरत पड़ेगी ग्राफ को बनाने में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन की न्यूमेरिकल में नहीं पड़ेगी, लेकिन एक दो ग्राफ बनाएंगे वहां पे इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ये भी आपकी जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए बच्चों, हम लोगों के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गई। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोगों ने की इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और लॉग बेस 10 और आर नॉट अपॉन आर, ये पढ़ा। अब इसी से हम लोग यूनिट निकाल लेता हूं, यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन। वैसे हम लोगों के पास एक जनरल फार्मूला था, उससे निकालते हैं, चलिए फार्मूले से भी निकाल लेते हैं इससे। तो k इक्वल टू देखिए डिजिट से कोई मतलब नहीं, ये सेकंड हो गया, लॉग से कोई मतलब नहीं है, इसका क्या आ गया मोल पर लीटर, और नीचे क्या हो गया मोल पर लीटर, ये कैंसिल हो गया, k इक्वल टू हमारे पास सेकंड इनवर्स आ गया। ये सेकंड इनवर्स यूनिट हो गई की, कौन से फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के लिए। यह हम लोगों के पास एक फार्मूला है मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकंड इनवर्स। इस फार्मूले से हम लोग ऑर्डर ऑपरेशन की यूनिट निकालते हैं के की। तो देखिए यहां पर n क्या है, ये ऑर्डर है। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 1 यहां पे रखो, तो 1 रखोगे तो मोल की पावर 0 हो जाएगी, लीटर की पावर 0 हो जाएगी, सिर्फ सेकंड इनवर्स बचेगा, तो k की यूनिट सेकंड इनवर्स। क्लियर? इस तरीके से आपने यूनिट को फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हाफ लाइफ पीरियड में रिलेशनशिप बता रहे हैं, किस तरीके से हाफ लाइफ।
तो हाफ लाइफ समझ लीजिए, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में क्या है? टाइम इन विच रिएक्शन complete 50% is called half life, अर्थात टी हाफ लाइफ पीरियड भी कह सकते हो। एनी टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50% इज कॉल्ड हाफ लाइफ, यानी आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए 50%। जैसे हमारे पास ये के है और ये हमारे पास 2.303 और टी हो गया, ठीक है। और यहां पे लॉग बेस 10 और आर नॉट अपॉन आर, ये फॉर्मूला हम लोगों के पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेट किया है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इफ मान लिया इफ टी को हमने टी हाफ कर दिया, टाइम को टी हाफ कर दिया, तो बताइए आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा। देखिए जब टाइम टी था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर है, आफ्टर टी सेकंड के बाद आर है। और अगर टाइम टी हाफ कर दिया गया तो टी हाफ टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होगा वो आर नॉट बाई 2, क्योंकि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई तो आधा तो प्रोडक्ट बन गया। इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट माना है, शुरू से मानते चले आए, तो आर नॉट जब था तो आर नॉट का हाफ प्रोडक्ट में चला गया और आधा रिएक्टेंट बच गया। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसमें रख दें, तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखेंगे, बताइए क्या आ जाएगा, के इक्वल टू क्या आया 2.303 अपॉन टी हाफ आ गया। यहां पे लॉग बेस 10 आर नॉट और यहां पे देखिए आर आया, इस आर के प्लेस पे टी के प्लेस पे आर टी हाफ रखा, क्योंकि टी के प्लेस पे टी हाफ रखेंगे, आर के प्लेस पे ये रखेंगे, तो यहां पे आ जाएगा आर नॉट बाई 2, इस आर के प्लेस पे ये वैल्यू रख देगा। अब आर नॉट कैंसिल आउट हो गया, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ और यहां पे आ जाएगा लॉग बेस 10 2। अब लॉग 2 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तो देखिए कुछ वैल्यू मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो लॉग की वैल्यू तो जरूरत पड़ेगी, तो कुछ वैल्यू तो हमें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है और log 5 की वैल्यू 0.7 होती है और log 6 की वैल्यू 0.77 होती है, log 7 की वैल्यू 0.85 होती है और log 8 की वैल्यू 0.90 होती है 9 होती है और log 9 की वैल्यू 0.95 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को लॉग टेबल देखना, और अगर लॉग टेबल नहीं है तो लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको मैं आपको निकालना किसी एक वीडियो में समझा देगा। फिलहाल आपको ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए जिससे कि हमारी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पे log बेस 10 2 है और ये देखिए log बेस 10 2 यहाँ मैंने 10 नहीं लिखा है, तो अगर जहां पे log 10 अगर नहीं लिखा है तो वो मान लिया जाता है वो log 10 होता ही है, log बेस e होगा तो वो लिखा जाएगा। अगर log के बेस में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो समझ लीजिए कि log बेस 10 की वैल्यू ही होती है। तो यहाँ पे हमें log 2 की वैल्यू 0.3 है, तो यहाँ पर k की वैल्यू रखेंगे तो 2.303 अपॉन टी हाफ, यहाँ पे 0.3, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास k इक्वल टू आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ हो गया। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, या हम इसी को टी हाफ दिस इक्वल टू 0.693 अपॉन k हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गई।
यानी यहां पे आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, जबकि आप लोगों ने जीरो ऑर्डर में आपने पढ़ा था जो टी हाफ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, जबकि यहां पे टी हाफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। तो अब जब नहीं है तो यहां पे हम आप लोग एक फार्मूला बना लेंगे, कमेंट्स कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जैसे अगर हम एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाएं तो आपको और अच्छा लगेगा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ए दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट कोई रिएक्शन है, और केवल याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसका टी हाफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। इसके अलावा जितनी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, चाहे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, चाहे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, चाहे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, जितनी भी रिएक्शन होंगी सब के लिए टी हाफ और कंसंट्रेशन में कोई रिलेशन जरूर होगा। तो जैसे हमने इसमें लिखा और इसके हमने एक डाटा दे दिया, यहाँ पे क्या डाटा दे दिया, ए का कंसंट्रेशन दिया और यहाँ पे टी हाफ दे दिया। इस तरीके से ए का कंसंट्रेशन 30 दिया, यहाँ 25 दिया, यहाँ पे 18.5 दे दिया, यहाँ पे सेकंड में टाइम हाफ लाइफ सेकंड में 84 दे दिया, यहाँ पे 83.9 दे दिया, यहाँ पे 84 दे दिया। और मैंने आपसे कहा कि भाई इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाओ, बताओ क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आप देखते देखते बता दोगे कि यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, यानी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड देखिए 84, ये भी 84 है, 83.9 84 है, ये भी 84 है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी तरीके से हम लोग लाइफ टाइम थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद ढेर सारे ग्राफ खींचना आपको समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइफ टाइम भाई लाइफ टाइम में क्या होगा, टी को हम हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2.303 अपॉन टी और दिस इक्वल टू लॉग बेस 10 और आर नॉट अपॉन आर हो गया। इसी क्वेश्चन से पूरी कहानी बनना है, पूरा लेसन समझ लीजिए इसी पे है। ये हम इधर टी ले लेता हूं तो 2.303 अपॉन के हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वही है। और यहाँ पे log बेस 10 और यहाँ पे r नॉट अपॉन r हो गया। मान लीजिए टी को हमने टी लाइफ टाइम ने, लाइफ टाइम होता क्या पहले ये समझ लो। आप कहोगे टाइम इन विच, पीछे बता चुका हूं, इन विच रिएक्शन कंप्लीट कितना 100% इज कॉल्ड लाइफ टाइम, उससे हम लाइफ टाइम बोलते हैं TLF। तो अगर मान लीजिए टी को हम TLF कर देता हूं लाइफ टाइम, तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि लाइफ टाइम कंप्लीट 100% कंप्लीट होना है, यानी टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 100%। तो जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो बचे नहीं, वो तो 0 हो गया, तो अब जब 0 हो गया तो इस दोनों वैल्यू को हम यहां पे रख देता हूं। तो बताइए t इक्वल टू क्या जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 यहां पे रखेंगे r नॉट यहां पे 0। अब जब 0 रख दोगे, 0 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू क्या आएगी, इनफिनाइट। तो यहां पे t की वैल्यू क्या आ गई, इनफिनाइट। इसका मतलब कंप्लीट होने में इनफिनाइट टाइम, अनंत टाइम लग जाए। इनफिनाइट का मतलब ये प्रूफ होता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेवर कंप्लीट टू 100%। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, नोट में याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेवर
नेवर कंप्लीट 100%, नेवर कंप्लीट टू 100%, यानी 100% रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल करके आ गया। जबकि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 100% कंप्लीट हो जाती है। उसमें आप लोगों को मैंने लाइफ टाइम निकाल के दिखाया था, तो वो 100% कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। तो इस तरीके से ये हो गए। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बना के दिखाना है, क्योंकि ग्राफ आपके पेपर में बना दिए जाते हैं और पूछते हैं कि बताइए किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये ग्राफ है। तो करीब 5-6 ग्राफ हम आपको बनाएंगे, समझाएंगे। इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए। जैसे फॉर्मूले भी लिखते जा रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल सब कंप्लीट होता जाए। जैसे हम लोगों के पास एक रिएक्शन है कि रेट जो होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। कोई रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए ए चेंज इनटू प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्शन है। या आर ले लेता हूं, क्योंकि आर ही लिया है तो आर ही सब जगह सही रहेगा। ये हो गया हम लोगों के पास, ठीक। अब यहां पे रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के और यहां पे आर, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने ले लिया, ये देखिए बनाया, यहां पे रेट ले लिया, ठीक, और यहां पे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे जैसे कंसंट्रेशन यहां पे क्या है, रिएक्टेंट का 0 है, तो रेट भी 0 होगा। फिर कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्टेंट का बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी। इसका ग्राफ ऐसे आएगा, यहां पे ये स्लोप आ गया, स्ट्रेट लाइन जाएगी, और यहां पे जो स्लोप आएगा ये स्लोप इक्वल टू होगा tan थीटा, ये थीटा होगा, और दिस इक्वल टू तुम्हारा क्या है, के। ये ग्राफ हो गया। ये आपका रेट और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ है, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा ग्राफ देख लीजिए। यहां पे एक ग्राफ बना रहे हैं टाइम, और यहां पे रेट ले लेता हूं, यानी रेट और टाइम के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। लेकिन देखिए रेट यहां पे रेट कंसंट्रेशन से तो रिलेटेड था, लेकिन ये रेट कंसंट्रेशन जो रेट है वो टाइम से रिलेटेड नहीं है। तो हम लोग एक ऐसा कोई रिलेशनशिप लाएं जिसमें रेट और टाइम दोनों हो, तो उससे फिर हम लगेगा कि किस तरीके से ग्राफ इसमें बनेगा। देखिए इस केस में हम लोग जानते हैं एक इंटीग्रेटेड, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन लिखा था, आर इज इक्वल टू था आर नॉट और ई की पावर माइनस के टी। ये एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिएक्शन हमने आपको लिखी थी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी थी। और हम लोग जानते हैं जो रेट है दिस इक्वल टू के और आर होता है। इस वैल्यू को यहां पे रख देता हूं। जब ये वैल्यू रख दोगे तो रेट हमारे पास आ जाएगा के, और यहां पे वैल्यू रखोगे तो आर नॉट आ जाएगा और ई की पावर माइनस के टी। इसको चाहे तो नीचे ले लो, रेट आ गया, दिस इक्वल टू के हो गया और आर हो गया और अपॉन ई की पावर के टी हो गया। भाई माइनस में है ना, नीचे लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद मान लो t इक्वल टू 0 कर दो। अगर t इक्वल टू 0 तुम कर दोगे तो t इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0, e की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, तो रेट हमारा के आर नॉट हो जाएगा। यानी कुल मिला के रेट इनिशियल कंसंट्रेशन जब t 0 होगा तो रेट सबसे ज्यादा होगा, लेकिन 0 पे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, थोड़ा सा होना चाहिए। तो थोड़ा का मतलब यहां समझ लीजिए 0 के नियरेस्ट हो गया। और इसके बाद ये कंसंट्रेशन बहुत, रेट बहुत ही हाई होगा जब t 0 होगा, या t 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर जैसे से टाइम बढ़ता जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा, घटती जाएगी, क्योंकि t मान लीजिए यहां पे t आपने कर दिया क्या, इन्फिनाइट। जब t इन्फिनाइट यहां पे कर दोगे तो इसकी वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी।
तो वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी, इससे डिवाइड करोगे तो रेट का वैल्यू बहुत ही कम आएगी, क्योंकि ये इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगी, बहुत कम ना के बराबर। तो रेट तुम्हारा इस तरीके से डिक्रीज होगा और डिक्रीज होते हुए ऐसा जाएगा, और ये लाइन इस लाइन को टच नहीं करेगी, क्योंकि आपने भी पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेवर कंप्लीट टू 100%। इसलिए ये ग्राफ लाइन इस तरीके से देखिए, टाइम के साथ रेट डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगा तो रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। ये ग्राफ हो गया। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करें, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आप लोगों के पेपर में, कंपटीशन में बहुत आता है। क्या हम लोग पास एक इक्वेशन थी, देखिए बहुत सारे किया था, उसमें इक्वेशन थी log बेस ई आर दिस इक्वल टू माइनस के टी अपान 2.303, और यहां पे प्लस था log बेस 10 और यहां पे आर नॉट। ध्यान दीजिए, अभी मैंने इक्वेशन जो डिराइव किया था वहां पे इसमें मैंने मार्क लगाया था, स्क्वायर किया था, हमने कहा कि इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन का नाम मैंने आपको बताया था कि इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ये हमारा क्या है, इसे बोलते हैं स्लोप। ये हमारा इंटरसेप्ट को शो करता है, ये हमारा इंटरसेप्ट को शो करता है। तो इन ग्राफ को हटा दें तो आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें जो ग्राफ बनेगा वो जरा लोग ध्यान से सुनिएगा। ये y एक्सिस में ये हो गया, ये देखिए ये ग्राफ बना रहा। y एक्सिस में क्या है, log बेस 10 है, e नहीं है, log बेस 10 होगा, log बेस 10 r। ठीक, x एक्सिस में क्या होगा, ये x एक्सिस है, ये y है। x एक्सिस में क्या हो गया बताइए, ये t, ये तो कांस्टेंट है, इतना पोर्शन कांस्टेंट है, ये आपका t हो गया टाइम। ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा c के इक्वल। अब देखिए क्या होगा कि यहां पे क्या होगा, ये जो आपका स्लोप है, ये स्लोप आपका माइनस में है, नेगेटिव में स्लोप है। जब नेगेटिव में स्लोप होता है तो ग्राफ लाइन नीचे हो जाती है, और जब पॉजिटिव में होता है स्लोप तो ग्राफ लाइन ऊपर हो जाती है। यहां पे देखिए स्लोप कैसा है, नेगेटिव, राइट, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि ग्राफ लाइन नीचे की ओर जाए। यहां से इस तरीके से ग्राफ लाइन यहां पे ऐसे जाए। ये जो है ये पूरा इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा, अर्थात ये यहां समझिए इस पॉइंट पे वैल्यू तुम्हारी log बेस 10 और यहां पे r नॉट होगा। और ये जो थीटा आप देख लो, इस थीटा को लेंगे, यहां पे जो स्लोप होगा आपका स्लोप दिस इक्वल टू tan थीटा, और दिस इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू यहां पे ये होगी, अर्थात माइनस k अपॉन 2.303। ये ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब हम लोगों ने जीरो एरर ऑपरेशन लिखा था तो आपको याद होगा, यहां पे लॉग हटा दीजिए, लॉग यहां का हटाइए, लॉग यहां का हटाइए, और यहां पर ये वैल्यू हटा दीजिए, ये नीचे वाली वैल्यू हटा दीजिए, तो ये तुम्हारी जीरो एरर ऑपरेशन का ग्राफ होगा। यानी जीरो और फर्स्ट दोनों के लिए ग्राफ बिल्कुल सेम है। इसमें लॉग आ जाता है, थोड़ी सी वैल्यू ये आ जाएगी, उसमें लॉग और ये वैल्यू नहीं होती। बहुत ही सिंपल। अगर हम इसी में एक और ग्राफ बना देते, वो तो यही ग्राफ है, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया आप लोगों को कि इसमें log बेस e बना दिया, यहां पे लिखा log बेस e, और ये r हो गया, दिस इक्वल टू माइनस kt हो गया, और प्लस यहां पे log बेस e और r मान लीजिए नॉट हो गया, r नॉट हो गया। अब इसमें यही y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c। तो यहां पर क्या होगा, log बेस e है तो log बेस e हो जाएगा, यहां पर log बेस e हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, k, तो ये वैल्यू आपकी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये भी फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है जो कि log बेस
ई के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये भी ग्राफ आप लोग समझ गए। इसके बाद एक ग्राफ हाफ लाइफ पीरियड में भी आपने देखा। हाफ लाइफ पीरियड का भी ग्राफ देख लीजिए। हाफ लाइफ पीरियड में जो आपने ग्राफ देखा था, ये देखिए टी हाफ दिस इक्वल टू 0.693 अपॉन यहां पर के, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आपने इसमें ग्राफ खींचा तो देखिए ये y एक्सिस x एक्सिस हो गया, यहां पे आपने टी हाफ को ले लिया, यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया, लेकिन ये वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। यानी हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इनिशियल कंसंट्रेशन। और यही एक टी हाफ हो गया, कांस्टेंट वैल्यू है। और यही जो टी हाफ आपके पास आया है, टी हाफ, तो दिस इक्वल टू 0.6931 अपॉन के, ये सो। इस तरीके से यहां पर ये फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के लिए था। और ये आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा आर नॉट और ये टी हाफ, इसका ग्राफ ऐसे गया था, ये जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए था। जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच, और ये है आपका किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के बीच ये ग्राफ हो गया। अच्छा, इसके बाद और भी ग्राफ एक है, हम इसके बीच भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहां पे आपके पास है k इक्वल टू या t इक्वल टू लिख देता हूं, k इक्वल टू है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन ये आर हो गया, ये ग्राफ हो गया। इस वैल्यू को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, के टी अपॉन 2.303 दिस इक्वल टू लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर हो गया, ये वैल्यू हो गई। और यहां से जो ग्राफ हम लिखेंगे इसको सब्जेक्ट बना लिया, तो यहां पे आ गया लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर दिस इक्वल टू के टी और 2.303। तो इसमें अगर हम बनाएं ग्राफ खींचें, यहां पे ले लेते हैं लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर, ये ले लिया पूरा का पूरा इतना पोर्शन, और यहां पे हमने टी लिया, टाइम ले लिया। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। इसका ग्राफ लाइन इस तरीके से आएगा, इसका थीटा, तो यहां जो स्लोप आएगा दिस इक्वल टू tan थीटा, या इक्वल टू आ जाएगा k अपॉन 2.303। तो ये ग्राफ लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर के बीच और टाइम के बीच ये ग्राफ को प्लॉट किया गया। इसके बाद एक ग्राफ और भी हम आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने ले लिया टाइम, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया, तो इसका भी ग्राफ इस तरीके से ऐसे जाएगा। ये कंसंट्रेशन, इसमें हम रिएक्टेंट का है, तो यहां पे आर दिस इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, आर दिस इक्वल टू जो रिलेशनशिप है, तो आर नॉट और ई की पावर माइनस के टी, इस तरीके से के टी। अगर टाइम मान लीजिए जीरो है, तो टाइम अगर जीरो हो जाएगा तो ये पोर्शन पावर 1 जीरो जीरो को वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो आर इक्वल टू आर नॉट, ये कंसंट्रेशन आपका इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर। फिर टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, और इस तरीके से डिक्रीज होगा।